अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। क्लास 6 मेकिंग मैथ्स इजी। आज हम यूनिट नंबर 6 करेंगे। यूनिट नंबर 6 प्रोपोर्शन एंड रेशियो। और आज हमारी एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 6। यूनिट नंबर 6 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 6। यूनिट नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का हमारा टॉपिक इस यूनिट में ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 6 है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 6। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 6। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में स्टूडेंट हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे। डेफिनेशंस हैं क्वेश्चंस की, उनको हम राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर है, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। 4 ऑप्शंस में से आपने जो टिक सही ऑप्शन होगा उस पर आपने टिक करना है या सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए में हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। पार्ट नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन रेशियो। रेशियो को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रेशियो कि हम रेशियो किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन लिखते हैं डिफाइन रेशियो। रेशियो की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन। रेशियो हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान एक डबल कॉलन सिंगल कॉलन का साइन है। इसको हम किस तरह राइट करेंगे। द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन 2 सेम क्वांटिटीज़ between 2 same quantities with respect to division is called ratio. With respect to division is called ratio. इसको हम रेशियो कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल रिलेशन है जिसमें हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ होंगी, उनके दरमियान कॉलन का साइन होगा। हम कॉलन का साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल भी देंगे। द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन 2 सेम क्वांटिटीज़ के दोनों साइड पर क्वांटिटीज सेम है, यानी कि अगर एक साइड पर हमें ग्राम्स में वैल्यू दी गई है तो दूसरी साइड पर भी ग्राम्स में वैल्यू होनी चाहिए। एक साइड पर टाइम जो है सेकंड्स में है, दूसरी साइड पर भी टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। डिवीजन के साथ इस कॉल्ड रेशियो। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ये हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी। ए रेशियो बी में हमारे पास एक क्वांटिटी ए है जिसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर होगा, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इसी तरह बी एक क्वांटिटी है, इसमें हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दरमियान में ये हमारे पास कॉलन का साइन है जिसे हम रेशियो कहते हैं। रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, बिटवीन 2 सेम क्वांटिटीज़। इसको हम दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। कैन आल्सो रिटन एज ए ओवर बी, ए डिवाइडेड बाई बी। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ए रेशियो बी को फर्स्ट अमाउंट जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो हम ऊपर लिखेंगे। रेशियो की जब हम डिवाइड लाइन शो करेंगे और जो सेकंड क्वांटिटी बी है ये हम नीचे डिवाइड लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वांटिटी को
यहाँ जो ऊपर हमारे पास a है इसको हम नोमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे हमारे पास b क्वांटिटी है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको हम फर्स्ट a/b मेथड से लिख सकते हैं, सेकंड हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में a/b लिख सकते हैं, और लास्ट हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b। ये तीनों फॉर्म हैं एक रेशियो को लिखने के लिए, लेकिन ज़्यादातर हम स्टूडेंट ये वाली वैल्यू a/b ये ज़्यादातर हम मोस्टली इसको चूज़ करते हैं लिखने के लिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें या हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है। एक हमारे पास ये रेशियो फॉर्म होती है, या हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म आएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वान्टिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंशिएट करना है यानी कि मुख्तलिफ करना है इनको, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को, इनमें फ़र्क वाज़ा करना है। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ये हमारे पास एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। सबसे पहले हम एक क्वांटिटी, एक वैल्यू एंटीसीडेंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। हमें मालूम है रेशियो इज़ अनदर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रेशियो इज़ अनदर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं a/b। दो क्वांटिटीज़ को हमने फ्रैक्शन में लिखा a/b। ये रेशियो को लिखने का एक मेथड है, तरीका है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो इज़ द, नेक्स्ट हम डेफिनेशन लिखते हैं एंटीसीडेंट की। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो, रेशियो में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो इज़ the numerator of fraction. It is called antecedent. यहाँ पे हमारे पास a/b एक फ्रैक्शन है जिसमें हमने लिखा था फर्स्ट एलिमेंट। इनके इस फ्रैक्शन में हमारे पास जो ऊपर एक एलिमेंट a है ये फर्स्ट एलिमेंट है, नीचे एलिमेंट b ये सेकंड एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम a/b लिखते हैं उसमें a फर्स्ट एलिमेंट होगा और b सेकंड एलिमेंट होगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशियो इज़ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है इसको न्यूमरेटर कहते हैं फ्रैक्शन की। इट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। इस हम ऊपर वाली टर्म को एंटीसीडेंट पढ़ेंगे। ए टर्म हमारे पास एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट हम कॉन्सिक्वेंट के बारे में लिखेंगे कि हम कॉन्सिक्वेंट किसे कहते हैं, ये भी हमने एंटीसीडेंट डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पर लिखते हैं द सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो, द सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो, सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो जिसमें रेशियो का सेकंड एलिमेंट इज द डिनोमिनेटर। of the fraction it is called
कॉन्सिक्वेंट। ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है। फर्स्ट स्टूडेंट हमने एंटीसीडेंट की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रेशियो का था। इस तरह हमने सेकंड डेफिनेशन हमारे पास कॉन्सिक्वेंट की है। द सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। कि जो हमारे पास रेशियो में नीचे वाला एलिमेंट डी होगा सेकंड एलिमेंट, उसको हम कॉन्सिक्वेंट पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल के साथ फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 3/5। ये मेरे पास एक फ्रैक्शन में फॉर्म है। 3/5 इज इन फ्रैक्शन फॉर्म इज इक्वल 3/5। और ये मेरे पास कॉलन में, ये कॉलन का साइन है जो टू क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो के लिए हम यूज़ करते हैं। 3/5 फ्रैक्शन फॉर्म और 3/5 इज रेशियो फॉर्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो फर्स्ट एलिमेंट ये रेशियो में है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक क्वांटिटी 3 है, एक क्वांटिटी 5 है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी है यानी कि 3, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ये हमारे पास एंटीसीडेंट। इसी तरह जो सेकंड क्वांटिटी 5 है, इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट वैल्यू है। जो भी हमने डेफिनेशन लिखी, द सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम कॉन्सिक्वेंट पढ़ेंगे। और सेकंड एलिमेंट हमारे पास कहाँ पर होगा? डिनोमिनेटर में। अगर हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास डिनोमिनेटर में सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड एलिमेंट। यहाँ पर इसको वाज़ेह कर लेते हैं। ये हमारे पास अबव टर्म 3 है, ये नोमिनेटर में है। और जो सेकंड हमारे पास 5 है, ये डिनोमिनेटर। ये हमारे पास डिनोमिनेटर। तो यह स्टूडेंट हमारे पास एक रेशियो की एग्जाम्पल जिसमें हमने एंटीसीडेंट पढ़ा कि हमारे पास एंटीसीडेंट फर्स्ट वर्ड है रेशियो का, कॉन्सिक्वेंट सेकंड वर्ड है। इसी तरह हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म अगर हम टेक करें तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो ऊपर टर्म है उसको नोमिनेटर पढ़ते हैं, और जो फ्रैक्शन फॉर्म जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो? इक्विवेलेंट रेशियो किसे कहते हैं? इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। When elements of a ratio are multiplied or divided when elements of a ratio are multiplied or divided by the same number, the ratio does not change। जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बाय द सेम नंबर, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, द रेशियो डज नॉट चेंज। द रेशियो डज नॉट चेंज एंड द न्यू रेशियो
and the new ratio is called equivalent ratio. इसको हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। हमने लिखा यहाँ पर व्हेन एलिमेंट्स ऑफ अ रेशियो के एलिमेंट्स जिसमें ए या बी हम कंसीडर कर सकते हैं, ए रेशियो बी अगर एग्जांपल है तो उसमें ए और बी उसके एलिमेंट्स हैं, और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, या अगर हम उन नंबर्स को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें या नंबर्स को एलिमेंट्स को डिवाइड करें बाय द सेम नंबर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, द रेशियो डज नॉट चेंज एंड द न्यू रेशियो इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। तो हमारे पास रेशियो चेंज नहीं होगी, दोबारा उसी तरह हमारे पास रेशियो आएगी तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। यहाँ पर स्टूडेंट एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:2 कैन बी, ये हमारे पास रेशियो जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 और 2, ये दो एलिमेंट्स हैं, कैन बी डिटरमाइंड बाय, इनको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जब सेम रेशियो आएगी तो हम उसको इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर के साथ, हमने यहाँ पे लिखा इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:2 of 3:2 can be determined जिसमें हम इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करेंगे, कैन बी डिटरमाइंड एज, जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर के। तो फर्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने लिखा 3:2 इज इक्वल, इसको स्टूडेंट मैं यहाँ पर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 3 × 2, रेशियो का साइन एज इट इज़, इसी तरह 2 × 2। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 × 2 मेरे पास आ गया 6, इसी तरह 2 × 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 × 2 6, 2 × 2 इज इक्वल 4 आंसर। तो ये स्टूडेंट मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब नेक्स्ट हम आगे हम अगर दूसरी एग्जांपल कंसीडर करें तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें, इस 6 को 2 के साथ डिवाइड करें, दोनों साइड पर 2 से डिवाइड करें तो दोबारा हमें यही अमाउंट मिलेगी 3:2। तो दोबारा हमें यही अमाउंट मिलेगी 3:2। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इस तरह दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, जहाँ पर मैं कुछ नंबर्स जो हमारे पास हमने नंबर्स लिए 3:2, इनको दोबारा से टेक करते हैं 3:2, ये हमने दोबारा से नंबर कंसीडर किए। अब मैं इनको दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 का नंबर लिया तो दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 5, रेशियो का साइन एज इट इज़ 2 × 5। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 15, ये मेरे पास आ गया 15, इसी तरह 2 × 5 इज इक्वल 10 आ गया। तो स्टूडेंट जब मैं इस रेशियो को, जो सेकंड रेशियो मेरे पास आई, इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो दोबारा मुझे 3:2 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इक्विवेलेंट रेशियो, जिसे हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे या अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास सेम रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगी तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम कटिंग भी कर सकते हैं तो दोबारा मेरे पास 3:2 आंसर ही आएगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी इक्विवेलेंट रेशियो की, जो हमने लिखी, व्हेन एलिमेंट ऑफ अ रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर द रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगी, एंड द न्यू रेशियो इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। और जो हमारे पास न्यू रेशियो आएगी उसको हम इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3।
ए पार्ट का। नेक्स्ट हम डेफिनेशन रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन प्रोपोर्शन। ये हमने लिखा यहाँ पे डिफाइन प्रोपोर्शन। डिफाइन प्रोपोर्शन, इसको हम आंसर लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन का। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। प्रोपोर्शन आप स्टूडेंट यहाँ पे इसको याद भी कर सकते हैं, इसको अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हैं डेफिनेशन को, ताकि आप इसको याद कर सकें। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखेंगे द रिलेशन ऑफ एन इक्वालिटी the relation of an equality of two ratios is called proportion. The relation of an equality of two ratios is called proportion. इसको हम proportion कहते हैं। The relation एक ऐसा relation of an equality, यानी कि क्वालिटी में इक्वल होगा, उसके एक साइड पर हमारे पास रेशियो होगी, जबकि दूसरे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर रेशियोज होंगी। ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दोस्तों यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। ये हमने अभी डेफिनेशन इसकी रीड की, साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से साइन के साथ ये डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल कॉलन, इसको डबल कॉलन से डिनोट करते हैं। इट इज़ नोटेड बाय डबल कॉलन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक मैंने ये कॉलन यूज़ किया, एक मैंने ये कॉलन यूज़ किया, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन है डबल कॉलन, या हम इसको इक्वल के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल डैट इज़, दो रेशियोज़ कंसीडर करते हैं। ये मेरे पास आ गई 3:5, एक रेशो 3:5, दरमियान में है मेरे पास यहाँ पे डबल कॉलन यानी कि प्रोपोर्शन का साइन, और नेक्स्ट है 3:10, 3:6:10, 3:5 प्रोपोर्शन 6:10। ये हमारे पास प्रोपोर्शन की एग्जांपल है 3:5 प्रोपोर्शन 6:10। तो ये स्टूडेंट जैसा कि 2 रेशियोज़ था, ये हमने एक रेशियो हमारे पास ये है, एक रेशियो हमारे पास ये है 6:10, इसका प्रोपोर्शन। तो उसमें इक्वालिटी का साइन जो हमारे पास डबल कॉलन है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन को डिनोट कर रहा है 3:5 प्रोपोर्शन 6:10। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और एग्जांपल, इसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। इट इज़ रीड एज, इसको हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3:5 है, इसको हम पढ़ सकते हैं 3:5, 3:5। 3:5 को रीड कर सकते हैं 3:5। यहाँ पे लिख देते हैं इसको 3:5। 3:5 लिखा हमने। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोपोर्शन था, इसको हम एज लिखेंगे 3:5 एज 6:10। 3:5 is as 6:10, 3:5 as 6:10। तो यहाँ पे लिखेंगे 6:10, 6:10 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ हम इसको दूसरे मेथड से किस तरह हम इसको रीड कर सकते हैं, सेकेंड हम मेथड पढ़ते हैं, और ये हमने लिखा और, या हम इसको रीड कर सकते हैं
3:5 इज़ प्रोपोर्शनल टू 6:10। इसको हम पढ़ सकते हैं 3:5 इज़ प्रोपोर्शनल टू 6:10। 3:5 is proportional to is proportional to 6:10। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन था, इसके हमने डेफिनेशन सीखी, किस तरह से हम डिफाइन प्रोपोर्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन, द रिलेशन ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल कॉलन। इसको हम डबल कॉलन से डिनोट कर सकते हैं। आगे हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी, डैट इज़ 3:5 प्रोपोर्शन 6:10। ये हमारे पास एग्जांपल थी। नेक्स्ट इट इज़ रीड एज 3:5 एज 6:10। इसको हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, 3:5 एज 6:10, या हम इसको दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड 3:5 इज़ प्रोपोर्शनल टू 6:10। तो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट हम, बाद में हम एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे कि हम किस तरह से कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें रेशियो का साइन आएगा, प्रोपोर्शन का साइन आएगा, कौन कौन से साइन हम इसमें यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट when the second and third element of a proportion when the second and third element of proportion are same such as, ये हमने लिखा सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट और सेम सच एज, जैसा कि हमारे पास है A:B। नेक्स्ट हम प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे यूज़ करते हैं। A:B इज़ प्रोपोर्शनल टू B:C। A:B लिखा हमने, A:B इज़ प्रोपोर्शनल टू B:C। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म्स हैं, हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के मतलब बताना था। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट A है, A को हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, B हमारे पास, B को हम सेकंड प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो C है, यहाँ पर B थर्ड टर्म, इसमें भी B लिखा है, इसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पर C ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हमने देखना था, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट को हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, देन सच डैट then such proportion is called
द continued proportion is called continued proportion, and the element B is called mean proportion. तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की। व्हेन द सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन आर सेम सच एज A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, then such proportion is called continued proportion। इसको हम continued proportion कहते हैं, जबकि and the element B is called mean proportion। तो यहाँ पे ये हमारे पास mean proportion है। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं कुछ, जिसमें हम सेकंड वैल्यूज़ जो हमारे पास यहाँ पे B है और यहाँ पे थर्ड वैल्यू B, इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम वैल्यूज़ को मीन प्रोपोर्शन मीन वैल्यूज़ कहते हैं, जबकि फर्स्ट वैल्यू A है, यहाँ पर लास्ट वैल्यू C है। इन वैल्यूज़ को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट पर हैं, इनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, जबकि जो प्रोपोर्शन के साथ वाली लेफ़्ट और राइट वैल्यू है इसको हम मीन वैल्यूज़ पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें हमने डिफ़ाइन व्हाट इज़ क्वांटिटी प्रोपोर्शन सीखा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ़ाइन मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल सीखेंगे। एग्जांपल के तौर पर हम मीन प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। In a continued proportional, the second and the third element is the same जिसमें हमारे पास सेकंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें हमारे पास जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट होगा इज सेम, वो दोनों नंबर्स हमारे पास सेम होंगे, एंड इट इज़ कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। इन अ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन द सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट इज द सेम एंड इट इज़ कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। उसको हम मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, in 4:6 proportion 6:9। ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने प्रोपोर्शन में एग्ज़ाम्पल लिखी, जिसके हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इसको हम रीड भी करते हैं। अभी हमने प्रोपोर्शन को रीड करने का तरीका भी सीखा है। 4:6 4:6 इज़ प्रोपोर्शनल टू 6:9। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट सेम है अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन। मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हमने अभी लिखी, इसमें हमारे पास सेकंड और थर्ड एलिमेंट सेम है। सेकंड और थर्ड एलिमेंट दोनों सेम, इन दोनों एलिमेंट्स को हम मीन प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। जिस प्रोपोर्शन में हमारे पास सेकंड और थर्ड एलिमेंट सेम हो उसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। इज कॉल्ड
मीन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये मीन प्रोपोर्शन है, मीन वैल्यूज़ हैं, और जबकि फर्स्ट वैल्यू 4 और लास्ट वैल्यू जो फोर्थ वैल्यू 9 है, इनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो भी हमने लिखा इसकी डेफिनेशन, डिफाइन मीन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रूल ऑफ प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ द रूल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का क्या हमारे पास रूल है, क्या तरीका कार है। जैसे कि स्टूडेंट आपको मालूम है प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम उन क्वांटिटीज़ को और एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ये 4 क्वांटिटीज़ फोर क्वांटिटीज़ को हम नाम दे लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वांटिटी A, सेकंड क्वांटिटी हमारे पास B है, इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वांटिटी C और फोर्थ क्वांटिटी को हम D कहते हैं। ये हमने उससे 4 क्वांटिटीज़ को नाम दे दिए आर इन प्रोपोर्शन। तो चूँकि स्टूडेंट हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं इन जनरल, तो यहाँ पे हम इनको नंबर्स नहीं देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3, 5, 2, 5 ये नंबर्स नहीं हम इनको देंगे, हम जनरल वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। आर इन प्रोपोर्शन देन मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे। Written as if 4 quantities A, B, C and D are in proportion, then mathematically these are written as A ratio B, A ratio B। ये फर्स्ट क्वांटिटीज आ गई, रेशियो का आगे प्रोपोर्शन हमने लिखा C रेशियो D। ये हमारे पास 4 क्वांटिटीज हमने लिखी, A रेशियो B, प्रोपोर्शन C रेशियो D। इनमें हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं, कुछ को हम मीन वैल्यूज़ बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे B और C है सेकंड और थर्ड क्वांटिटी, ये दोनों हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मीन वैल्यूज़। इसी तरह फर्स्ट क्वांटिटी A है, लास्ट क्वांटिटी D है, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो जब स्टूडेंट हम रूल यहाँ पे सीख रहे हैं, जब हम इनको सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनका प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमने लिखा, यानी कि प्रोडक्ट हमने करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है A और D, इनका हमने प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ B एंड C का हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ में हमारे पास आ गई वैल्यूज़ A मल्टीप्लाई D इज़ इक्वल एज इट इज़, और लास्ट हमारे पास मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट B मल्टीप्लाई C। तो ये स्टूडेंट हमने रूल सीखा कि हम जब भी हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होंगी तो हम उनको इस तरह से मीन और एक्सट्रीम वैल्यूज़ में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 रेशियो
5 प्रोपोर्शन 4:2। ये मेरे पास एक क्वेश्चन, इसको हम किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन में लिख सकते हैं वो हम मेथड सीखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इसमें मिड वाली वैल्यूज़ हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं 5 और 4, नंबर सेकंड पर और थर्ड पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये मीन वैल्यूज़ हैं। इसी तरह फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यू है ये मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। तो ये मैंने यहाँ पे इनको एक्सट्रीम में लिखा। अब हमने इनका प्रोडक्ट निकालना था, हमें यहाँ पे ऊपर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कि एक साइड पे हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बनाना है, दूसरी साइड पे हमने मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को लिख लेते हैं 3 × 2, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई, इज इक्वल इस तरह मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 5 × 4, 5 × 4। यहाँ पे हम एक वैल्यूज़ को x भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो वैल्यू हमारे पास x होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 × 2 है 5 × 4, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारे पास एक वैल्यू की जगह x होगी तो हम दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ डिवाइड करके इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है प्रोपोर्शन फाइंड करने का, जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन के मतलब सीखा किस तरह हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड मेथड है जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो वो मेथड वो रूल भी हम सीख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड रूल हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसमें हमारे पास गिवन 4 क्वांटिटीज़ होगी, इस तरह से 4 क्वांटिटीज़ हम लेट करेंगे। लेट 4 क्वांटिटीज़ और 4 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, A है, B, C एंड D। ये हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं। इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले A/B प्रोपोर्शन C/D। ये हमने इन 4 क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे फर्स्ट रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह सेकंड रेशियो C/D को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट हम A/B को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास A, फर्स्ट क्वांटिटी A है तो A हम ऊपर लिखेंगे, सेकंड हमारे पास B है तो ये हम डिवाइड लाइन शो करके नीचे B लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया A/B इज इक्वल A/B। प्रोपोर्शन की जगह पे हम यहाँ पे इक्वल यूज़ करेंगे, ये हमने यहाँ पे इक्वल शो किया। नेक्स्ट हमारे पास C/D है तो ये हमने C लिखा ओवर डिवाइडेड बाय D, C/D आ गया। नेक्स्ट हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए क्रॉस लगा के क्रॉस शो करके यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है कि A को हम मीट करेंगे D के साथ, ये हमारे पास एरो, इसी तरह C को हम मीट करेंगे B के साथ, ये सेकंड एरो। तो ये हमने क्रॉस शो किया। अब यहाँ पे A एरो है D के साथ तो हम यहाँ पे लिखेंगे A × D इज इक्वल का साइन ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट C × B, C का एरो B के साथ है तो यहाँ पे लिखेंगे C × B। इस तरह से ये हमने मेथड किया है। इसको हम नंबर्स भी देकर नंबर्स के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह हम इसमें नंबर्स पुट करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास 4 नंबर्स हैं, 4, 2, 5 और लास्ट पे हम एक नंबर x कंसीडर कर लेते हैं जो हम फाइंड करेंगे। इनको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं 4/2 प्रोपोर्शन, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम x लिख लेते हैं रेशियो और लास्ट पर हम 5 लिख लेंगे। ये हमारे पास प्रोपोर्शन फॉर्म बन गई। अब हम इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 4 है, ये हमने 4 लिखा, डिवाइड लाइन, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, ये हमने 2 नीचे लिखा। प्रोपोर्शन की जगह पे हम इक्वल का साइन शो करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x है, ये हमने x लिखा यहाँ पे, डिवाइड लाइन,
नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है, तो ये हमने नीचे 5 लिखा। ये हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म दी। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि एरो शो करेंगे इसके ऊपर। ये हमने यहाँ पे एरो शो किया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 4 का एरो 5 के साथ मीट है। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है 4, तो हम इसको लेफ़्ट साइड पर ही लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल एज इट इज़। नेक्स्ट x की वैल्यू हमारे पास राइट साइड पर है, तो हम 2 को भी राइट साइड पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसको 4 मल्टीप्लाई 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल एक्स वाली वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है, तो हम x एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हम इसको डिवाइड में लिखेंगे। अगर एक साइड मल्टीप्लाई हो रही, जब इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 को कट करेंगे, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, ये हमने इसको कट किया। नीचे हमारे पास 1 बच गया। अब हम इसको 1 मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि नीचे वैल्यू फिनिश है 1 है। किसी रकम को, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर आ जाएगा रिमेनिंग हमारे पास। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/1। 10 डिवाइडेड 1 इज इक्वल 10 ही आएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होगी, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से, क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से इसको फाइंड किया। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास रूल ऑफ प्रोपोर्शन, जिसमें हमने फर्स्ट रूल सीखा प्रोपोर्शन के मतलब, जिसमें हमने मीन वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ज़रिए से इनको मेथड के साथ किया। सेकंड हमने प्रोपोर्शन क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से किया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। Question number 8. Name different types of proportion. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की टाइप्स के नाम लिखेंगे। तो हमने प्रोपोर्शन की टाइप सीखी एक्सरसाइज 6b में हमारे पास 2 प्रोपोर्शन की टाइप थी। नंबर 1 पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, नंबर 2 पे इनवर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट यहाँ हम इनके नाम लिख देते हैं। फर्स्ट हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है नंबर 1 पर। नेम्स ऑफ नंबर 1 है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नंबर 2 में है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमारे पास 2 डेफिनेशंस, 2 टाइप्स आ गई प्रोपोर्शन की, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, जिसमें अगर हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, 2 क्वांटिटीज़ होंगी गिवन, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी उसमें इंक्रीज़ होगी। यानी कि एक क्वांटिटी फर्स्ट पहले 15 थी, फिर 20 होगी, यानी कि वो इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह सेकंड क्वांटिटी भी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके मुकाबले में अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि वैल्यू कम हो रही है, तो सेकंड वैल्यू भी हमारे पास कम होगी। ये दोनों हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन की टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं दोनों को। अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ एक क्वांटिटी गई है, तो सेकंड उसमें डिक्रीज़ होगी वैल्यू। ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, जिसमें इफ़
वन क्वांटिटी इज इंक्रीज देन द सेकंड क्वांटिटी इज डिक्रीज, सेकंड क्वांटिटी उसमें डिक्रीज होगी। तो ये हमने दो टाइप्स लिखी प्रोपोर्शन की, नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नंबर 2 इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इतना स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, जिसमें हमने डेफिनेशंस यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के मतलब पढ़ा कि दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8-9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डेफिनेशन लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। पहले हमने उनके नाम लिखे जस्ट, अब हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डिफाइन करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। द रिलेशन बिटवीन टू रेशो the relation between two ratios in which increase in one quantity, the relation between two ratios in which increase or decrease, in which increase or decrease in one quantity causes in one quantity causes a proportional increase or decrease in the other quantity. Is called direct proportion. तो इस तरह हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, द रिलेशन बिटवीन टू रेशियो इन विच इंक्रीज or decrease in one quantity causes a proportional increase or decrease in the other quantity is called direct proportion. इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं कि जिसमें एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ तो उसके मुकाबले में जो सेकंड क्वांटिटी होगी वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें हमने डेफिनेशन लिखी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। Question number 10. What is the mean proportional of 2 and 2? What is the mean proportional of 2 and 2? सोल्यूशन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 2 and 2 का। तो सबसे पहले हम मीन प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमारे पास जो सेकंड और थर्ड क्वांटिटी है उसको हम मीन वैल्यूज़ कहते हैं। तो उसको हमने फाइंड करना है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द मीन वैल्यू बी x।
let x be the mean proportional. ये हमने यहाँ पे x फाइंड करना है। x किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? मीन प्रोपोर्शनल को। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, जबकि हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है 2 and 2। तो यहाँ पे इसको प्रोपोर्शन के साइन में लिखते हैं 2:x, प्रोपोर्शन x:2। तो ये हमने मीन वैल्यूज़ लिखी हैं। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, जबकि सेकंड वैल्यू मीन है। इसमें 2 इज़ फर्स्ट प्रोपोर्शनल, x इज़ सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल और 4 इज़ यहाँ पे लास्ट 2 इज़ फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इनको फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हमारे पास मीन वैल्यूज़, और ये फर्स्ट और लास्ट हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़। इनका प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ को भी प्रोडक्ट में पुट कर लेते हैं और इसी तरह मीन वैल्यूज़ को भी प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 2 और 2, जिसको हम लिखते हैं 2 × 2 इज़ इक्वल। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन है, जिसमें हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं x एंड x। तो इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, x × x। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग 4 आ जाएगा, इज़ इक्वल x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x और x बेस सेम है, जब इनकी पावर 1 है। ये हमारे पास पावर होती है 1। जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि x × x इज़ इक्वल x पावर 2 आ जाएगा, x की पावर 2। नेक्स्ट हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। जस्ट हमने यहाँ पे सिंपल x फाइंड करना है, जबकि हमारे पास x पावर 2 आ गई। तो अब हम इस 2 पावर को ख़त्म करेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर रूट के जरिए से फिनिश होगा। इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से। फोर इज़ इक्वल x²। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर हमारे पास 2 है। इसको हम कैसे फिनिश करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो आएगा 4 इज़ इक्वल x², 4 इज़ इक्वल x पावर 2। ये हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे। अब स्क्वायर के साथ यहाँ पर हमारे पास 4 है। 4 का अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम 2। तो ये हमारे पास 2 कितने टाइम आ गया है? 2 × 2 इज़ इक्वल 4 आ जाता है, यानी कि हम 4 की जगह पे 2 × 2 लिख सकते हैं, जो हमारे पास होगा 2 पावर स्क्वायर इज़ इक्वल 4। यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2 लिखा, जिसका मतलब है 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 की जगह हम लिखेंगे 2 पावर स्क्वायर, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट इज़ इक्वल स्क्वायर रूट x²। अब यहाँ हमारे पास ये स्क्वायर है, जबकि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू है यहाँ पर 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। अब हम इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे, लेफ़्ट साइड पर भी, इस तरह राइट साइड पर भी हमने इसको किया। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर बच गया 2 इज़ इक्वल x। अब स्टूडेंट जब हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट टेक करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम एक साइड पर यहाँ पे वैल्यू में प्लस माइनस ज़रूर लिखते हैं। तो यहाँ पर x है, x की जगह पे हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, हम न्यूमेरिकल नंबर की जगह पे प्लस माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 के साथ आ जाएगा +-2। ये हमारे पास x का आंसर आया, जिसमें 2 प्लस में भी है और माइनस में भी। चूँकि यहाँ पे x² था, जिसमें हमारे पास x की ग्रेटर पावर 2 थी, तो यानी कि हमारे पास आंसर में भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो x इज़ इक्वल एक प्लस में 2 आ गया हमारे पास और एक माइनस में। तो 10 ये हमारा आंसर है।
मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे हम लिखेंगे मीन प्रोपोर्शन फॉर 2 and 2 इज़ एक्स स्क्वायर। इज एक्स पावर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया मीन प्रोपोर्शन फॉर 2 and 2 इज एक्स स्क्वायर, जिसका हमारे पास आंसर आया इज इक्वल +-2। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज ए पार्ट का हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Question number 11 है define inverse proportion. Define inverse proportion. फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन को डिफाइन करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between two ratios in which increase in one quantity causes the decrease in the second quantity, other quantity. तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज द प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। इसका हमारे पास मतलब है कि जब हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसके मुकाबले में सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, इज कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन, is called inverse proportion. तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमने डिफ़ाइन किया इन्वर्स प्रोपोर्शन को। इन्वर्स प्रोपोर्शन की हमने यहाँ पे डेफिनेशन नोट की। नेक्स्ट हमारे पास ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए पार्ट जिसमें हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर बी, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का पार्ट नंबर बी, जिसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। रेशियो हैज़ डैश यूनिट, रेशियो हैज़ डैश यूनिट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास नंबर 1, नंबर सेकंड है रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ratio is represented by symbol। रेशियो को हम किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे,
इसको हम यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखेंगे। नंबर थर्ड है प्रोपोर्शन इज डिनोटेड बाय proportion is denoted by symbol dash. Number 4, in a proportion first and fourth element एक प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट है और फोर्थ एलिमेंट है ऑफ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड ऑफ प्रोपोर्शन are called dash values. Number 5, second and third element of a proportion or called dash. Number 6 पर है according to rule of proportion प्रोपोर्शन के रूल के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होगा डैश के। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स नोट की। अब हम इसके आंसर्स लिखते हैं कि नंबर फर्स्ट पर है हमारे पास रेशो हैज़ डैश यूनिट। तो चूँकि हमारे पास अगर हम किसी रेशो को ग्राम्स में कंसीडर करें दोनों साइड पर तो हम उन वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ची कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें रेशो हैज़ नो यूनिट्स, रेशो का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशो हैज़ नो यूनिट। सेकंड इसी तरह से नंबर सेकंड पर रेशो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। रेशो को हम किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट हम यहाँ पे कॉलन का साइन यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास कॉलन आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से रेशो का साइन। तो ये हमारे पास कॉलन है। नंबर थर्ड पर प्रोपोर्शन इज़ डिनोटेड बाय सिंबल। तो प्रोपोर्शन को अभी हमने डेफिनेशन लिखी, उसमें हमने उसको डबल कॉलन के साथ यूज़ किया। तो फ्रेंड यहाँ पे हम डबल कॉलन भी इंग्लिश में लिख सकते हैं या हम यहाँ पे डिनोशन यानी कि डबल कॉलन यहाँ पे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं 4 डॉट के साथ। तो ये भी हमारे पास प्रोपोर्शन का एक सिंबल है। तो ये हमने थर्ड ब्लैंक सॉल्व की। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक नंबर 4 है। इन अ प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, एक प्रोपोर्शन के अंदर फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन को। तो यहाँ पे इसको वाज़ह कर लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ A रेशो B, ये हमारे पास प्रोपोर्शन का सिंबल C रेशो D। दूसरों यहाँ पर जो मिड वैल्यूज़ हैं यानी कि फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू, ये आपको डेफिनेटली पता है कि अभी हमने एग्जांपल में भी लिखा
कि ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? एक्सट्रीम, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। इसी तरह जो सेकंड में बी और सी है, बी सेकंड और सी थर्ड नंबर पर, इनको हम मीन वैल्यूज़ कहते हैं। हमारे पास आ गई मीन वैल्यूज़। फर्स्ट और फोर्थ को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट और फोर्थ, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, जबकि सेकंड और थर्ड हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट ब्लैंक्स में फिल करते हैं इसको। अब हमें गिवन है इन अ प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रीम, चूँकि ये हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ की बात थी एलिमेंट की, तो वहाँ पर एक्सट्रीम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ अ प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है और इसी तरह थर्ड एलिमेंट है और कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? उनको हम मीन वैल्यूज़ कहेंगे। तो ये आ गया हमारे पास मीन, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू, थर्ड एलिमेंट और फॉर प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मीन वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रोपोर्शन के रूल के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन किस वैल्यू के इक्वल होगा? तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये स्टूडेंट हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में, जिसमें हमारे पास 6 ब्लैंक्स थी जो अभी हमने फिल की। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का सी पार्ट है, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर सी पॉइंट नंबर सी है, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने 1 पर टिक करना है। टिक द करेक्ट आंसर from the following multiple choice question। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है रेशियो इज अ न्यूमेरिकल रिलेशन। Ratio is a numerical relation. Ratio is a numerical relation between two dash quantities। रेशियो इज अ न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन 2 डैश क्वांटिटीज़। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। नंबर ए पॉइंट पे पॉजिटिव है, नंबर बी पॉइंट पे नेगेटिव। ए पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव, इस तरह बी पॉइंट है हमारे पास नेगेटिव, नेक्स्ट है मेरे पास सी पार्ट, इसमें सेम, और लास्ट वन डी पार्ट है डिफरेंट।
तो स्टूडेंट रेशियो इज़ न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, उसमें हमारे पास पॉजिटिव है क्वांटिटी, नेगेटिव है, सेम है या डिफरेंट। तो रेशियो में न्यूमेरिकल रिलेशन में बिटवीन टू क्वांटिटीज़ हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ होती हैं। रेशियो द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन पे टिक करेंगे इसको, जो हमारे पास करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन में ही हमने यहाँ पे टिक किया कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जिसमें हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ आएंगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है रेशियो हैज़ डैश यूनिट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट में है यूनिट, बी पॉइंट में है नंबर, सी पॉइंट में हमारे पास वैल्यू और डी पॉइंट में मेरे पास है क्वांटिटी। तो ये सेकंड पॉइंट रेशियो हैज़ नो डैश। तो स्टूडेंट रेशियो हैज़ नो डैश नंबर, वैल्यू, क्वांटिटी या यूनिट। तो रेशियो हैज़ नो यूनिट, रेशियो का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे यूनिट के ऊपर इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका, नंबर 3 the equivalent ratio of two ratio 5 is the equivalent ratio of 2 ratio 5 is A पॉइंट में 19:30 है, इस तरह बी पॉइंट में हमारे पास गिवन है 12:30, सी पॉइंट है 15:18 और डी पॉइंट गिवन है 7:14। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया इसको मल्टीप्लाई के तरीकाकार से। कि हमारे पास जस्ट यहाँ पे 2:5 है, 2 के टेबल में 19 नहीं आता। अगर हम 2 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 19 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 19:30 फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। इस तरह 2 के टेबल में 12 आता है, तो यानी कि 2 कितने टाइम 12 आएगा, 2 6 टाइम 12 है, 2 6 टाइम 12। इस तरह अगर हम 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं 2 × 6 इज इक्वल 5 × 6। दोनों साइड पर हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट साइड पर भी सेम नंबर से और राइट साइड पर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 6 12, 5 × 6 30। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, जिसमें इक्विवेलेंट रेशियो आ रही है, यानी कि 2:5 की जो इक्विवेलेंट रेशियो होगी वो हमारे पास 12:30 होगी। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर 12 के टेबल में 15 भी नहीं आता, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 15 नहीं आएगा। 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 7 नहीं आएगा। तो ए, सी और डी ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है। ये हमने इसके ऊपर टिक किया 12:30। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 4, नंबर 4 लिख लेते हैं। इन 4:5 proportion 8:10, 5 and 8 are called 5 and 8 are called नंबर ए पॉइंट पर है प्रोपोर्शनल एक्सट्रीम्स। बी पॉइंट पर है यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक्सट्रीम्स। सी पॉइंट है
रेशो और हमारे पास डी पॉइंट है मीन्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन 4:5 प्रोपोर्शनल 8:10, इसमें 5 और 8 मिड वाली टर्म्स हैं, तो मिड वाली टर्म्स को हम यहाँ पे मीन वैल्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है मीन्स। तो हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन मीन वैल्यूज़, ये हमने यहाँ पे टिक किया। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 का राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है इन 1:7 प्रोपोर्शनल 3:21। यहाँ पर हमारे पास 21 इज कॉल्ड ए पॉइंट, 4th प्रोपोर्शनल, बी पॉइंट है मीन प्रोपोर्शनल, सी पॉइंट मीन वैल्यू, और डी पॉइंट है एक्सट्रीम वैल्यू। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 के 4 ऑप्शंस जिसमें हमने राइट ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन है इन 1:7 प्रोपोर्शन 3:21। 21 इसका जो लास्ट नंबर 4 है, लास्ट नंबर 21 है, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, लास्ट वन इज़ 4th प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे कि 4th प्रोपोर्शनल इज द राइट आंसर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, इसको हमने टिक किया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। The mean proportional of 3 and 27 is the mean proportional of 3 and 27 is, इसको सॉल्व भी करेंगे, इसका साथ हम आंसर भी लिखेंगे कि हमारे पास ए पार्ट में यहाँ पर 1 है, जबकि बी पार्ट में 3, सी पार्ट में हमारे पास 5 और डी पार्ट में है 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्यों क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है इसका, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी कि हम मीन प्रोपोर्शनल जब फाइंड करेंगे 3 और 27 का मीन प्रोपोर्शनल पे हमारे पास वैल्यू आएगी D9, क्योंकि हमने यहाँ पे x लेट करना है मीन प्रोपोर्शनल को। x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 × 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 3:27, ये हमने यहाँ पे 3 लिखा, मीन वैल्यूज़ की जगह पे हम यहाँ पर x शो करेंगे, इस तरह लास्ट वन 27। तो मिड वाली वैल्यूज़ को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे x के इज इक्वल 3 × 27 आ जाएगा। x के इज इक्वल 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 टाइम 21, 1 लिखा हमने, 2 कैरी किया, 3 2 6 2 8, और ये हमारे पास 81 आ गया। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे 81। अब यहाँ पर हमारे पास 81 किसका स्क्वायर है, 81 9 टाइम 81 है और 91 टाइम 9 है। तो यहाँ पे हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9⁻²। इस तरह लेफ़्ट साइड पर है x स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, ये हमने दोनों साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल किया। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम 9 देखेंगे कौन सी ऑप्शन में हमारे पास 9 है।
तो ये हमारे पास डी ऑप्शन में 9 है, ये हमारे यहाँ पे टिक किया हमने। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 9। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है प्रोपोर्शन हैज़ टाइप्स। प्रोपोर्शन हैज़ टाइप्स। प्रोपोर्शन की कितनी टाइप्स हैं? नंबर ए ऑप्शन में यहाँ पर 2 है, बी ऑप्शन में लिखा है 3, सी ऑप्शन में लिखा है 4 और डी ऑप्शन में है 5। तो हम जानते हैं स्टूडेंट प्रोपोर्शन हैज़ 2 टाइप्स। नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड नंबर 2 इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन में टिक करेंगे कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, 2 टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ऑफ 2 ratios। Equality of 2 ratios is called inequality of 2 ratios is called, A option means, B option है proportion, C option equivalent ratio, और इस तरह हमारे पास D ऑप्शन है मीन प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट हमने पार्ट नंबर 8 लिखा। इनइक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड, 2 रेशियोज इक्वालिटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में प्रोपोर्शन। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जिसमें हमने पार्ट नंबर ए किया, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी लिखा। पार्ट नंबर ए में हमने डेफिनेशन सॉल्व की, पार्ट नंबर बी में हमने फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व की और पार्ट नंबर सी में हमने टिक द करेक्ट आंसर सॉल्व किया। तो ये स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो अभी हमने सॉल्व की। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।